Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत में एक बार फिर कोरोना के केसेस कई राज्यों में देखे गए हैं और कई राज्यों में मौतों की खबर भी आई है कि कई कोरोना 19 से मौत की खबर है। क्या वो कोरोना की वजह से हुई या कुछ और फैक्टर्स भी थे? और ये कौन सा वेरिएंट है, कितना इफेक्टिव होगा, इससे सावधानी क्या करनी चाहिए, इस पर बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी। रणदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रणदीप जी, जो ये वेरिएंट आया है कोरोना को लेके, कितना अलर्ट रहने की जरूरत है और कितना खतरनाक है, या पिछले साल की तरह ही है? तो ये नया वेरिएंट आया है JN.1, ये है तो पुराना अगस्त 23 में रिपोर्ट किया गया था कि ये पहली दफ़ा देखा गया था, लेकिन ये वेरिएंट ग्रेजुअली कुछ सालों में वेरिएंट जो है डोमिनेंट वेरिएंट हो गया। सारे दुनिया में ये सबसे ज़्यादा वेरिएंट हो गया। इसमें कुछ म्यूटेशन है जो हम पहले कहते थे स्पाइक प्रोटीन पे, इसके कारण ये ज़्यादा इन्फेक्टिव है और ये इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, मतलब इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को एस्केप करके इन्फेक्शन करता है। लेकिन ये देखा गया है कि इसमें डिजीज़ जो ज़्यादातर लोगों में माइल्ड डिजीज़ होती है, जुकाम, नज़ला, बुखार, खांसी, गले में खराश। जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको डायबिटीज़ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है या ऐसी दवाइयों पे हैं जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती, उनमें ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो सकती, तो उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो क्या सावधानी बरते? क्या मास्क दोबारा से शुरू किया जाए? और जो वैक्सीन पहले लगवाई गई थी, क्या वो इफेक्टिव होगी? अभी तक जो डेटा आया है उसमें ये देखा गया कि वैक्सीन से कुछ हद तक प्रोटेक्शन अभी भी है, और कुछ प्रोटेक्शन इसलिए भी है क्योंकि हमें, अगर हम ये कहें कि 2019-20 में कोविड आया, उसके बाद कई उसके वेरिएंट्स आए, अल्फा, बीटा, गामा, अब ओमिक्रॉन आया। ये ओमिक्रॉन लीनिएज का ही एक वेरिएंट है जो हम अभी देख रहे हैं सर्कुलेट करते हुए। और क्योंकि ओमिक्रॉन सबको कुछ हद तक इन्फेक्शन हुआ था, तो हमारे में इम्यूनिटी जो है, जो हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो कुछ हद तक सब लोगों में है, क्योंकि या तो वैक्सीन लगी है या नेचुरल इम्यूनिटी थोड़ी बहुत इन्फेक्शन से हुई है, तो आपको प्रोटेक्शन है सिवियर डिजीज से। लेकिन क्योंकि वेरिएंट्स चेंज करते रहते हैं और वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एक इम्यून एस्केप मैकेनिज्म उनके ऊपर आ जाता है, वो डेवलप करते हैं, तो उसके कारण इन्फेक्शन जो है बीच बीच में बढ़ जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम जब हमारे पास हमारा एक्सपोजर नहीं होता है, तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, तो फिर से एक स्पर्ट आ जाता है इन्फेक्शन को, जो फिर आस्ता आस्ता कम हो जाएगा। कितना अलर्ट रहने की जरूरत है और क्या सावधानी इसमें बरते? तो अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हमें सर्वेलेंस करने की जरूरत है, देखने के लिए कि ये जो वेरिएंट है ये आगे जाके बदल के कोई सीरियस रुख तो नहीं ले सकता। और तो इसलिए सर्वेलेंस में ये देखने की जरूरत है कि हॉस्पिटल एडमिशन ज़्यादा तो नहीं हो रही, डेथ्स ज़्यादा तो नहीं हो रही। माइल्ड केसेस तो हम देखेंगे, लेकिन एक हद से वो, एक तरह से वो इतना ख़राब भी नहीं है कि उससे जनरल पॉपुलेशन में इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो अगर वो कैसी जगह जाएं जहाँ भीड़ वगैरह है, तो मास्क जरूर लगाएं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम शुरू से कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी, हाथ रेगुलरली धोना, वो चीज़ें जो है वो हमें कर लेनी चाहिए। वो कोविड ही नहीं, और जो वायरल इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है, उससे बचाव देंगी। मतलब जो पहले प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया गया था कोरोना को देखते हुए, सेम प्रोटोकॉल इस बार भी आपको अप्लाई करना होगा? जो बुजुर्ग लोग हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, बेहतर यही है कि वो ये प्रोटोकॉल अपनाएं, कोविड के लिए भी और रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन के लिए। डॉक्टर साहब, कई जगह मौतों की खबर भी आई है कि जैसे खासतौर से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यहाँ पे कोरोना के काफी केसेस बढ़ भी रहे हैं और कई इंफॉर्मेशन आई है और कई जगह मौत की खबर भी है। क्या मौत इसी की वजह से या कुछ और भी फैक्टर रहे होंगे उसमें? तो ये देखा गया है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट्स हैं या और जो बाद के वेरिएंट्स हैं, उनमें जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जिन लोगों को ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटीज हैं, उससे वो कोमॉर्बिडिटी भी ज़्यादा खराब हो जाती है, और उससे जो पेशेंट की हालत है वो ज़्यादा खराब होने से आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं या उनको कभी कभी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है। तो मोर्टेलिटी डायरेक्टली, जैसे हम डेल्टा वेव में देखा था कि कोविड के कारण ज़्यादा डेथ्स हो रही थी, कि जो हेल्दी यंग लोग हैं उनमें निमोनिया हो गया, ऑक्सीजन कम हो गई। जो अब हम देख रहे हैं वो जिनको कोमॉर्बिडिटी ज़्यादा हैं, जिनकी एज ज़्यादा है और जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि इन्फेक्शन से डेथ्स हो सके। लेकिन सिचुएशन थोड़ी अलग है। एक तो वैक्सीन लग चुकी है, तो कुछ हद तक इम्यूनिटी है। दूसरा, हमें वायरस के बारे में ज़्यादा पता है। तीसरा, अब एंटीवायरल ड्रग्स भी अवेलेबल हैं जो पहले नहीं थी।
शुरू शुरू में हम ये कहते थे कि एचसीक्यूएस दे दो, रेमडेसिविर दे दो, स्टीरॉइड्स दे दो। अब जब रिसर्च हुई तो नए एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं जो उस वायरस के अगेंस्ट एक्टिव हैं, तो इसलिए ओवरऑल मोर्टेलिटी कम है, बहुत कम है मोर्टेलिटी। डॉक्टर साहब, पिछली बार जब ये कोरोना आया था, नया था, उस वक्त तो किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो हॉस्पिटल्स में बड़ी दिक्कत हो गई थी, ऑक्सीजन की, बेड्स की, ट्रीटमेंट इतना अवेलेबल नहीं था क्योंकि पता नहीं था लोगों को। तो अभी दिल्ली सरकार ने भी गाइडलाइन जारी किया हॉस्पिटल्स के लिए कि ऑक्सीजन या बेड को देखते हुए इंतजाम पूरे होने चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, हेल्थ सेक्रेटरी ने भी एडवाइजरी जारी की है और अलर्ट रहने के लिए बोला है। तो कितना तैयार है हम लोग अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो? मेरा ख्याल कोविड के बाद गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये पूरी अवेयरनेस है कि अब हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए फॉर एनी आउटब्रेक। हम कोविड के, तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो इतने ज़्यादा केसेस सीरियस नहीं है, लेकिन कोई भी आउटब्रेक हो, सो प्रिपेयर्डनेस इज देयर, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटरी बेड्स, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट या मेडिकेशन, दवाइयाँ जो हैं, उसके लिए आई थिंक पूरा प्रोटोकॉल है, एसओपीज आर इन प्लेस। तो मेरा मानना है कि हमारी तैयारी तो बिल्कुल अच्छी है और होनी भी चाहिए, और सर्वेलेंस भी जो है वो भी अच्छा है कि ये देखने के लिए कि ये वेरिएंट जो है कोई डेंजरस इसका कोई शेप ना हो जाए। अभी तक जो डेटा आ रहा है, और ये मैं कहूँगा कि डब्ल्यूएचओ की सर्वेलेंस भी है, गवर्नमेंट की भी सर्वेलेंस है, उसमें ऐसा नहीं देखा जा रहा कि ये जो वायरस है इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात है। डब्ल्यूएचओ ने भी इसको एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का ही लेबल दिया है। अगर हमें बहुत लगता कि ज़्यादा इसमें सीरियस केसेस होने की चांसेस हैं, तो डब्ल्यूएचओ उसको लेबल देता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अभी इंटरेस्ट का ही वेरिएंट है कि इसमें मॉनिटर करने की जरूरत है, लेकिन इसका अभी ये वेरिएंट जो है इसमें सिवियर डिजीज के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। जैसे टेस्ट, कोरोना टेस्टिंग की बात आती है, उस वक्त तो बहुत ही नया इनिशियल उस पे था, तो आपको लगता है कि अगर किसी को बुखार आता है या खांसी जुकाम होता है, तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए कोरोना का, या 2-3 दिन वेट करना चाहिए? क्या आप कहना चाहेंगे? तो देखो, जिसको अगर जुकाम, नज़ला, खांसी है, वो आम फ्लू लाइक इलनेस है, उसमें ज़्यादातर लोग टेस्ट नहीं करा रहे। इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, H1N1 भी हो सकता है, कोविड भी हो सकता है। जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या जिनका बुखार ठीक नहीं हो रहा, उनको टेस्ट कराना ज़रूरी है, और उसके 2 कारण हैं। एक तो ये पता चल जाएगा कि आपको किस टाइप की इन्फेक्शन है, आपको क्या प्रिकॉशन रखने अपने लिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। दूसरा, जैसे मैंने कहा, अब हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स हैं। जो फ्लू है, स्वाइन फ्लू हो, इन्फ्लुएंजा हो, उसके लिए अलग ड्रग है, ऑसिलटेमाविर, जो टैमी फ्लू के नाम से जानी जाती है। और इसकी यहाँ जो कोविड के लिए भी अलग ड्रग्स हैं, पैक्सलोविड करके एक दवाई है, वो दे सकते हैं। तो एक दफ़ा अगर डायग्नोसिस हो जाए तो आप स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग भी दे सकते हो। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, जिनको तकलीफ, जिनको ज़्यादा चांसेस है सिवियर इन्फेक्शन के, उनको तो डेफिनेटली टेस्ट कराना चाहिए। हेल्दी यंग लोगों को अगर जुकाम, नज़ला, बुखार है, तो वो कुछ दिन वेट भी कर सकते हैं। क्या ये जो नया वेरिएंट है, ये भी चाइना से, क्योंकि इस बार खबर आ रही है कि ये भी चाइना से आया है, क्योंकि उस वक्त भी चाइना से आया था, तो किस ढंग से देखते हैं? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब जो सर्कुलेटिंग वेरिएंट्स हैं वो कहीं भी से भी शुरू हो जाते हैं, और जब पता तो तब चलता है जब कोई इसकी टेस्ट करे और जीनोमिक सीक्वेंसिंग देख के करे। तो मेरा ये मानना है कि अब ये कहना मुश्किल है। ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो कोविड-19 वायरस है, कोरोना जो ये सब वायरस है, ये अब हमारे साथ रहेगा। जैसे, हाँ, मतलब ये जैसे और वायरसेस हैं, इसमें ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। एक टाइम था 2003 में जब कोविड का एक सार्स को वायरस आया था, वो खत्म हो गया था क्योंकि उसको कंटेन हो गया, तो आगे फैल नहीं पाया था। लेकिन कोविड वायरस जो है सारी दुनिया में इस तरह से फैल गया है कि ये हम कहें कि ये मैनकाइंड से, ह्यूमैनिटी से खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता। तो ये वायरस आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन हमारी इम्यूनिटी कुछ जो इसके अगेंस्ट है वो काफ़ी अच्छी है। तो अब पैंडेमिक वाली सिचुएशन जो हमने 2019-20 में देखी थी, वैसे वाली सिचुएशन आने के चांसेस बहुत कम है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि पैनिक करने की जरूरत है या सिर्फ अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधानी बरतें और थोड़ा ध्यान रखें, प्रोटोकॉल का पालन करें, गाइडलाइंस जो है? तो पैनिक की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं है। सावधान रहना बहुत जरूरी है, और मैं यही कहूंगा कि जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या जिनकी इम्यूनिटी कम है, डायबिटीज़ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हैं, डायलिसिस पे हैं, उनको अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मास्क लगाएं अगर बाहर जा रहे हैं, अपने हैंड सैनिटाइजर लेके जाएं, या रेगुलरली हाथ धोएं, 2 गज की दूरी रखें, क्योंकि अगर उनको इन्फेक्शन हो गया तो थोड़ा सा सीरियस हो सकता है, और उनकी अंडरलाइंग जो कोमॉर्बिडिटी है वो भी बिगड़ सकती है, कि शुगर बढ़ सकती है, किडनी के जो वैल्यूज़ हैं वो बिगड़ सकती हैं।
तो उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन वैसे कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात कर। ये थे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि पैनिक ना करें, प्रोटोकॉल का पालन करें और ध्यान रखें अपना, और जो गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल है कोविड-19 को लेकर के, उसको पालन करना चाहिए। कैमरामैन सचिन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली।